आज हम फिर एक नई क्लास, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान सभा। हमने जो पिछले दो वीडियो थे उन दो वीडियो के अंदर हमने प्रस्तावना के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा की थी और ये देखा था कि प्रस्तावना किस प्रकार बनाएगी, किसने बनाया, क्या था उसमें, कौन कौन से शब्द थे उसमें, कौन कौन से विवाद थे उसमें, प्रस्तावना के बारे में किस विद्वान ने क्या क्या कहा था, इनके बारे में हमने पिछले दो वीडियो में देख लिया है। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संविधान सभा। अब संविधान सभा क्या थी, इसने क्या काम किया, ये किस लिए बनाई गई, किसने बनाई, किसने मांग की, इस बात को लेकर के हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कि संविधान सभा काम क्या करती है। तो पहली बात तो ये याद रखनी कि संविधान सभा का काम है संविधान का निर्माण करना। हमसे एक प्रश्न बने, हमारे से एक पार्ट में क्वेश्चन बने कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो हमारा आंसर होगा भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। अब एक प्रश्न आता है कि संविधान क्या था, संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या होता है। तो संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान किसी भी राष्ट्र या राज्य का, या तो आप देश कह दीजिए या आप राज्य कह दीजिए, किसी भी राष्ट्र या राज्य का ऐसा दस्तावेज या आचार संहिता, आचार संहिता का मतलब कानूनों की एक नियमावली, कानूनों का एक पुस्तिका जो उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था, उस संविधान में क्या क्या लिखा हुआ कि उस देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी, शासन की जो प्रक्रिया है और उसकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, उसकी संरचना किस प्रकार की है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होगी या संसदीय शासन व्यवस्था होगी, इन बारे के जो प्रकृतियां, संरचना को सुनिश्चित करने वाला जो वस्तु है, जो लिखित दस्तावेज है, वो संविधान कहलाता है। अगर हम सरल भाषा में जानने की कोशिश करें तो कानूनों के लिखित दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। अगर हम बात करें कि संविधानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, प्रथम संविधान कहाँ बना था, तो याद ये रखना है कि सर्वप्रथम दुनिया का जो पहला लिखित संविधान बना, दुनिया का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था। हमने पिछले वीडियो में भी जब प्रस्तावना पढ़ी थी उस समय चर्चा की थी कि दुनिया में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था, संयुक्त राज्य अमेरिका का था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का था। कब बना था तो याद रखना, अमेरिका का संविधान 1787 में बना था और इस संविधान को बनाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था फिलाडेल्फिया सम्मेलन। एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था फिलाडेल्फिया सम्मेलन। अमेरिका का संविधान 1787 में वहां की एक संविधान सभा ने फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अंतर्गत बनाया था। तो वो तो हो गया दुनिया का प्रथम लिखित संविधान। अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे विस्तृत और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारतीय संविधान है। तो भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी। दुनिया का पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का 1787 में बना। अब एक चीज अलग से थोड़ी और बता दें कि एक विद्वान हुए हैं ब्रिटेन के जिनका नाम है जॉन ऑस्टिन, एक कानून विशेषज्ञ थे ब्रिटेन के और उन्होंने भारतीय संविधान का एक गहन अध्ययन भी किया है। जॉन ऑस्टिन भारतीय संविधान के बारे में टिप्पणी करते हैं। जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। इसको याद रखना, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, किसने कहा, तो हमारा आंसर होगा जॉन ऑस्टिन ने कहा। ठीक है, ये तो बात हो गई संविधान किसे कहते हैं, पहला संविधान क्या था, किसने क्या कहा। अब बात ये करते हैं, भारतीय संविधान सभा की बात करते हैं कि भारत का संविधान बनाने के लिए
जिस संविधान सभा की बात चर्चा हम कर रहे हैं, उस संविधान सभा के बारे में सर्वप्रथम किसने कहा, क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, इन बातों पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाई जाए और उसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण हो। इस भारतीय संविधान सभा की प्रथम जो मांग की गई, वो प्रथम मांग की गई 1895 में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम मांग 1895 में की गई और ये जो प्रथम मांग करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के एक महान नायक बाल गंगाधर तिलक, जो उग्र विचारों के लिए जाने जाते थे, जो राष्ट्रवादी विचारों के लिए जाने जाते थे, उन बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में कांग्रेस की एक बैठक में प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव का नाम था स्वराज विधेयक। क्या नाम था? स्वराज विधेयक। तो पहली बात, हमारा पहली लाइन से पहला प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम मांग किसने की थी? हमारा आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1895 में की थी। किस में की थी? कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में एक विधेयक रखा था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। लेकिन याद ये भी रखना है कि इस स्वराज विधेयक में तिलक ने संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया था। सिर्फ ये कहा था कि भारतीयों के द्वारा एक संविधान बनाया जाएगा और उसके लिए एक कमेटी बनेगी, लेकिन संविधान सभा जैसे शब्दों का उल्लेख इसके अंदर नहीं किया गया था। तो पहली बात, भारतीय संविधान सभा की प्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में अपने स्वराज विधेयक के अंतर्गत की गई। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। 1922 में महात्मा गांधी ने, यानी गांधी जी ने भी संविधान सभा की मांग अंग्रेजों से की। गांधी जी ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान होगा वो अंग्रेजों की देन नहीं होगी। भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा, अंग्रेजों के द्वारा पुरस्कार में दी हुई कोई संस्था नहीं होगी। यानी गांधी जी ये कहते हैं कि हमारा संविधान हम बनाएंगे, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित संविधान को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो 1922 में गांधी जी ने संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की। गांधी जी की इस मांग को पूरा करने के लिए, गांधी जी की बात को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए 1923 में एक कमेटी बनाई कांग्रेस ने, जिसका नाम था तेज बहादुर सप्रू समिति। यानी गांधी ने जो मांग रखी, इस मांग को वैधानिक रूप से अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए, इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम था तेज बहादुर सप्रू समिति। 1923 में हमने ये बनाई, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो 1895 में तिलक ने मांग की, 1922 में गांधी ने मांग की, फिर उस गांधी की मांग के लिए एक कमेटी बनी सप्रू कमेटी, लेकिन स्वीकार नहीं हुआ। अब देखो 1927 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। भारत में एक आयोग आता है जिसका नाम है साइमन आयोग या साइमन कमीशन, जिसको हम वाहिड कमीशन के नाम से भी जानते हैं। 1927 में अंग्रेजों ने एक आयोग भारत भेजा जिसका नाम था साइमन आयोग। ये साइमन आयोग भारत क्यों आया? तो साइमन आयोग 1919 में एक अधिनियम बना था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे हम 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। उस भारत शासन अधिनियम में ये लिखा गया था कि 1919 के अधिनियम के भारत में लागू होने के 10 वर्ष पश्चात इस कि कौन कौन से कार्य सफल हुए, कौन से नहीं हुए, इस 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए एक 10 वर्ष के बाद में एक आयोग बनाया जाएगा। 1929 में ये आयोग आना था, लेकिन वहाँ सत्ता परिवर्तन होने के कारण 1927 में ही एक 7 सदस्यीय आयोग हमारे भारत में भेजा गया और उस 7 सदस्यीय आयोग का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसका नाम इसलिए था क्योंकि इसकी अध्यक्षता जॉन साइमन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी, इसलिए साइमन आयोग
इसे वाहिड कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे ही अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसको नाम दिया वाहिड कमीशन। ये कमीशन भारत आया, ये कमीशन जब भारत आया तो पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्यों लगाए गए? इसलिए लगाए गए क्योंकि ये भारतीयों की जांच करने के लिए आया था, भारत में आया था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए कांग्रेस, गांधी और समस्त भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। आपको पता भी होगा इस साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय हमारे महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की लाठियों के प्रहार से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन आया, इस साइमन कमीशन आया तो हमने इसके सामने हमने रखी कि साहब हमारा संविधान बनाया जाए। तो इस साइमन कमीशन ने हमारे भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी अपमानजनक बात कही। क्या कही? इस साइमन कमीशन ने कहा कि भारतीय, एक बहुत अपमानजनक बात कही कि भारतीय संविधान निर्माण के अयोग्य हैं। भारतीय संविधान निर्माण के अयोग्य हैं, ये कह दिया साइमन कमीशन ने कि भारतीय तो संविधान का निर्माण कर ही नहीं सकते, इनमें तो योग्यता ही नहीं है, इनमें क्षमता ही नहीं है। हम भारत पर शासन इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत को सभ्य बनाया जा सके। भारत तो असभ्य देश है, बुद्धिहीन देश है, अलग अलग चमड़ी के लोग, अलग अलग भाषा संप्रदाय के लोग रहते हैं, इसलिए हम भारत पर शासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय लोग असभ्य हैं, इसलिए हम भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं। ऐसी बात कही साइमन कमीशन ने। और साइमन कमीशन ने चैलेंज किया कि यदि भारतीय संविधान निर्माण के योग्य हैं तो हमें एक ऐसा संविधान बना करके दिखाएं जिसे भारत की समस्त राजनीतिक पार्टियां स्वीकार कर लें। अगर भारतीय ऐसा संविधान बना करके हमें देते हैं जिससे भारत की समस्त राजनीतिक पार्टियां स्वीकार करती हैं तो हम निश्चित रूप से भारत के लिए एक संविधान निर्माण की बात करेंगे, हम भारतीयों के लिए संविधान सभा की बात करेंगे। ये चैलेंज दिया साइमन कमीशन ने। किसको दिया? भारतीयों को दिया। आप भी जानते हो हमें सब कुछ स्वीकार है लेकिन हमें चैलेंज स्वीकार नहीं है। हमें हमारे देश में आकर के कोई कह रहा कि आप तो अयोग्य हैं। हमने इस साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में 1928 में एक आयोग बनाया जिसका नाम था नेहरू कमेटी। 1928 में नेहरू कमेटी बनाई और इस नेहरू कमेटी की अध्यक्षता की वो की मोतीलाल नेहरू ने, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया और उस आयोग का नाम था नेहरू आयोग, नेहरू कमेटी। अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। इसके सचिव जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, इसमें तेज बहादुर शप्रू भी थे, बहुत सारे लोग। 8 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 1928 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी, यानी मात्र 6 महीने के अंदर अंदर ही नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। लेकिन भारत का दुर्भाग्य, इस नेहरू कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस समय की जो मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी थी, मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। इस मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे तत्कालीन मोहम्मद अली जिन्ना, जो भारत विभाजन के दोषी हैं, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए ये बात भी यहीं पर समाप्त हो गई। नेहरू कमेटी के बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात ये 1934 में हमारी नेहरू कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार होगी तो संविधान सभा की मांग भी स्वीकार होगी। 1900 सबसे महत्वपूर्ण बात 1934 में हमारे एक साम्यवादी विचारक हैं जिनका नाम है एम रॉय। पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय एक कम्युनिस्ट हैं, साम्यवादी हैं और ये उस तत्कालीन समय में भारत वापस लौटे थे। ये उस समय रूस सोवियत जो संघ था उस सोवियत संघ में गए थे। लेनिन से ये बहुत अधिक प्रभावित थे, लेकिन लेनिन की मृत्यु के बाद में जब वहाँ पर स्टालिन जो वहाँ के राष्ट्रपति बने तो उनके साथ मतभेद हुआ और एम.एन. राय भारत में वापस आ गए। भारत में आकर के इन्होंने साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। तो 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले भारतीय
इसको रखना सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। भारतीय संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग तत्कालीन साम्यवादी एमएन रॉय ने 1934 में की थी। यानी पहली बार अंग्रेजों को लिखित रूप में ये कहा था, लिखित रूप से ये मांग की है एमएन रॉय ने कि हमारे लिए एक संविधान सभा का निर्माण कीजिए। तो प्रश्न ये बने, भारत में पहली संविधान सभा की औपचारिक मांग कब हुई थी? 1934 में हुई थी। किसने की थी? तत्कालीन साम्यवादी पार्टी के प्रमुख कम्युनिस्ट मानवेंद्र नाथ रॉय यानी एमएन रॉय ने औपचारिक मांग की थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद 1935 में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम आया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम। 1935 में एक अधिनियम आया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। अंग्रेजों ने भारतीयों की बढ़ती संविधान सभा की मांग और बढ़ते आक्रोश को असंतुष्ट करने के लिए 1935 में एक बहुत बड़ा अधिनियम भारत में लेकर के आए, भारत शासन अधिनियम। याद ये भी रखना है कि भारत शासन अधिनियम से भारत का जो वर्तमान संविधान है, वर्तमान संविधान बहुत अधिक प्रभावित है इस अधिनियम से। भारत का 70% संविधान लगभग इस भारत शासन अधिनियम 1935 की नकल है। इसलिए भारतीय संविधान पे आरोप लगाया जाता है कि भारतीय संविधान तो उधार का थैला है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से ली है। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, लेकिन इसने हमारे संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि संविधान सभा की पहली मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपने स्वराज विधेयक में की। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग अंग्रेजों से रखी। गांधी की मांग के बाद 1923 में एक सप्रू कमेटी बनी। उसके बाद भारत में 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन ने भारतीयों को संविधान निर्माण के अयोग्य बताया कि भारतीय संविधान निर्माण के योग्य नहीं है। साइमन कमीशन को प्रत्युत्तर देने के लिए 1928 में 8 सदस्यों की एक कमेटी बनी जिसका नाम था नेहरू कमेटी। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन उसको मुस्लिम लीग और जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद 1934 में एमएन रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा की औपचारिक मांग रखी। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, लेकिन इस बार भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। 1938 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की और ये कहां की? विधान मंडलों में। आपको पता है 1937 में 1935 के भारत शासन अधिनियम के परिणाम स्वरूप 1937 में भारत के राज्यों में चुनाव हुए थे और अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी। उन विधान मंडलों में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में औपचारिक रूप से अंग्रेजों के सामने मांग रखी कि भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए ताकि भारतीय लोग स्वयं का शासन करने के लिए एक संविधान बनाए, यानी भारत का संविधान हम भारतीय बनाएंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 1938 में कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि 1939 में पूरी दुनिया में एक विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से हमारे इतिहास में प्रसिद्ध है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम ये होता है कि भारतीय सेना को भारतीय नेताओं की बिना अनुमति के ही कहाँ भेज दिया जाता है? ब्रिटेन की ओर से युद्ध करने के लिए यूरोप में भेज दिया जाता है। जैसे ही यूरोप में भेजते हैं, भारतीय नेता नाराज हो जाते हैं कि आपने हमारी सेना भेज दी और हमारे भारतीयों से आपने सहमति नहीं ली, विचार विमर्श नहीं किया। इसलिए भारत के जितने भी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, भारतीयों की सरकारें थी, हमने क्या कर दिया? समस्त राज्यों से त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा हमने दे दिया अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए। युद्ध चला, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। प्रारंभिक स्थिति अगर हम देखें तो मित्र राष्ट्र, जिसमें आप अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, इनकी स्थिति धुरी राष्ट्रों के सामने कमजोर हो जाती है। जैसे जैसे स्थिति कमजोर होती है, ब्रिटेन के ऊपर भी दबाव पड़ने लगता है। मित्र राष्ट्र भारत राष्ट्र के प्रति सहानुभूति रखते हैं।
इसलिए भारत में भी इस समय क्या हो जाता है, राजनीतिक असंतोष और जन आंदोलन उबाल मारने लगता है, जन आंदोलन उभर करके सामने आता है। भारतीय जनता अंग्रेजों का असहयोग करने लगती है। इस कारण अंग्रेजों ने दबाव में आकर भारतीयों की मांग को संतुष्ट करने के लिए 1940 में एक प्रस्ताव लेकर के आए जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। ये आया था, इसकी तिथि भी याद रखना, ये 8 अगस्त को प्रस्तुत किया गया था। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, उस समय के भारतीय गवर्नर थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनके द्वारा 8 अगस्त 1940 को भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए एक प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में क्या था? इस अगस्त प्रस्ताव में यह था कि यदि भारतीय जनता, ध्यान से सुनना, यदि भारतीय जनता द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता या भारतीय राजनेता अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, तो युद्ध समाप्ति के बाद हम भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग पर विचार करेंगे। समझ में आया कुछ? क्या कह रहे हैं? लॉलीपॉप दे रहे हैं भारतीयों कि आप हमारा सहयोग करो, भी तो अभी हमारे ऊपर संकट है, आप हमारा सहयोग कीजिए। जैसे ये संकट हमारे ऊपर टलेगा, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, शांति होगी, हम विजेता होंगे, तो हम आप जो संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, हम इस पर विचार करेंगे। ये नहीं करेंगे कि बना के देंगे, हम विचार करेंगे। और विचार भी कब करेंगे? जब जीत जाएंगे। अरे भाई, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है और आप कह रहे हो कि हम जीत जाएंगे। अभी किसी को पता नहीं कि आप जीतोगे कि हारोगे। हार और जीत का भी निर्णय नहीं हुआ और आप कह रहे हो कि हम विचार करेंगे, जीतने के बाद विचार करेंगे। एक चीज यहां से याद रखना, अगस्त प्रस्ताव को भारतीय सरकार ने, भारतीय राजनेताओं ने, भारतीय जनता ने अस्वीकार कर दिया। यानी हमने अगस्त प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया एक बार। लेकिन काम की बात क्या रखनी है याद? काम की बात यह रखनी है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम सैद्धांतिक जो सहमति थी, सर्वप्रथम जो सैद्धांतिक सहमति दी गई। अब आप कहोगे सैद्धांतिक सहमति, अंग्रेजों ने पहली बार ये माना कि हम आपके लिए एक संविधान सभा बनाएंगे, निर्माण करेंगे, उस पर विचार करेंगे। यानी पहली बार वैचारिक रूप से अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि हम आपके लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो यहां से प्रश्न कैसा बनेगा? यहां प्रश्न बनेगा, अंग्रेजों, भारतीय संविधान सभा को अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सैद्धांतिक सहमति कब दी? तो हमारा आंसर होगा, अंग्रेजों ने भारतीय संविधान सभा के लिए पहली सैद्धांतिक सहमति दी 1940 में उनके द्वारा रखे गए अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन हमने इसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव के बाद 1940 में ही, जब अगस्त प्रस्ताव को हम अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं, आप तो युद्ध के बाद की बात कर रहे हो, तो अगस्त प्रस्ताव की असहमति के बाद क्या होता है? एक और 1940 में ही 22 मार्च 1940, इस स्थिति को याद रखना। अगस्त प्रस्ताव को हमने अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव के कुछ समय पहले ही मार्च 1940 में जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च 1940 को एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसे याद रखना है। 22 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। अर्थात याद क्या रखना है? जिन्ना ने 22 मार्च 1940 को औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग कर दी, यानी भारत विभाजन की मांग कर दी मोहम्मद अली जिन्ना ने। जिन्ना ये कहते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है?
मुस्लिम लीग और जिन्ना का ये मानना है कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, भारत दो कौमों का, दो धर्मों का देश है, एक हिंदू और मुसलमान, और ये दोनों धर्म कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए अंग्रेजों को चाहिए कि भारतीय हित में और अंग्रेजों के हित में भारत का विभाजन कर दिया जाए, हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र हिंदुस्तान बना दिया जाए और मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बना दिया जाए। ये मांग कौन करते हैं? ये मांग करते हैं मुस्लिम लीग के तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। कब करते हैं? 22 मार्च 1940 को द्विराष्ट्र सिद्धांत या पाकिस्तान की मांग करते हैं, लेकिन तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद जैसे मान की, उसके बाद मार्च 1940 में ही, ये सारी घटनाएं 40 में हो रही हैं, 40 में ही अगस्त प्रस्ताव भारत में आता है। 1940 में मोहम्मद अली द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग करते हैं। जब ये भी अस्वीकार हो गया तो उसके बाद मार्च 1940 में एक और मिशन भारत आता है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। यह भी याद रखना है, क्रिप्स मिशन एक सदस्यीय आयोग था, एक सदस्यीय आयोग था, यानी इसमें एक ही थे जिनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, जो उदारवादी माने जाते थे, ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे, ये वहाँ की कैबिनेट के मंत्री भी थे और भारतीय नेताओं के साथ इनके संबंध अच्छे थे, यानी उदारवादी विचारधारा का एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग मार्च 1942 में भारत आया और इस क्रिप्स मिशन ने क्या किया? क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम भारतीय संविधान की जो आप मांग कर रहे हैं संविधान सभा की, हम संविधान सभा बनाने के लिए तैयार हैं। क्या कह रहा है क्रिप्स? हम भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करने के लिए तैयार हैं। यानी पहली बार संविधान सभा के निर्माण पर अंग्रेजों ने सहमति दी, पहली लिखित सहमति, यानी पहली सैद्धांतिक सहमति अंग्रेज दे रहे हैं 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन पहली निर्माण की लिखित सहमति, पहली बार अंग्रेज इस बात को लिखित रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। और ये कब कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 1942 में, जब स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आता है। लेकिन यह भी वही बात करता है जो 1940 का क्रिप्स मिशन करता है। क्या बात करता है? क्रिप्स मिशन भी ये कहते हैं कि हम आपके लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे, लेकिन ये संविधान सभा का जो निर्माण हम करेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि यदि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, यदि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज भारतीयों का सहयोग करते हैं और हम विजय हो जाते हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह निर्णय किया जाएगा कि हम आपके लिए संविधान सभा बनाएंगे। यानी संविधान सभा तो बनाएंगे आपके लिए, लेकिन बनाएंगे कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम आपके लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे, ये क्रिप्स कहता है। तो कौन सी बात दोहरा दी क्रिप्स ने? वही बात दोहरा दी जो 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में आया था, यानी कोई नवीन अंतर इन्होंने नहीं किया। भारतीय की जो तत्कालीन कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग, तत्कालीन दो बड़ी पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। जबकि भारत के जो महात्मा गांधी हैं, गांधी जी ने तो इस प्रस्ताव के बारे में एक बहुत अच्छी टिप्पणी भी की थी जो हमने पहले पढ़ी भी है। गांधी जी क्रिप्स मिशन को क्या कहते हैं? गांधी जी क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या करेंगे, आपके लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे, तो ये ऐसी बात हो गई जैसे कोई दिवालिया बैंक हो और इस दिवालिया बैंक ने हमें एक चेक दे दिया
और उस चेक की तारीख भी पोस्ट डेटेड यानी पीछे गुजर चुकी है, जिसके भुगतान की तिथि गुजर चुकी है। यानी आपकी सरकार ब्रिटेन तो एक ऐसा बैंक है जो दिवालिया, यानी आने वाले समय में हम अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं रहने वाले। आप ये कह रहे हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्णय करेंगे हम, अरे भाई हम तो आज ही आपके नीचे नहीं रहने वाले। तो गांधी जी क्रिप्स मिशन के बारे में कहते हैं कि ये तो दिवालिया बैंक के नाम एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसके भुगतान की तिथि गुजर चुकी है। किसने कहा? गांधी जी ने। तो प्रश्न बने, गांधी जी ने किस मिशन को या किस संस्था को, किस आयोग को दिवालिया कहा है? तो बताना है क्रिप्स मिशन को। भारतीय संविधान सभा के निर्माण की पहली लिखित सहमति कहाँ मिलती है? क्रिप्स मिशन ने। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? मार्च 1942 में आया। कितने सदस्य थे? एक सदस्य थे। कौन था वो? उस सदस्य का पूरा नाम क्या था? उस सदस्य का पूरा नाम था स्टीफन क्रिप्स था। ठीक है, हमने इसकी बात भी अस्वीकार कर दी। आपको पता है उसके बाद 1942 में ही महात्मा गांधी ने अपना अंतिम और एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। यानी गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, और नारा दिया करो एवं मरो का नारा दिया गांधी जी ने। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गुप्त रूप से पूरे भारत में व्यापक रूप से यह आंदोलन चला। उसी समय क्या होता है कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो भारतीयों के पक्ष में होती है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अनेक राष्ट्रों की जो मित्र राष्ट्र थी उनकी शक्तियां बहुत कमजोर हो गई। ब्रिटेन की हालत खराब हो गई, आर्थिक रूप से ब्रिटेन बहुत संकट में गुजर गया। फ्रांस की स्थितियां कमजोर हो गई और अमेरिका जो था, जो और मित्र राष्ट्र थे, भारत के प्रति उनकी सहानुभूति थी। दूसरा एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि उसी समय 1945 में ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। याद ये रखना, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं विंस्टन चर्चिल। 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ये वही चर्चिल है जिसने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था कि गांधी जी तो देशद्रोही फकीर है। चर्चिल। दो पार्टियां हैं, द्विदलीय शासन वाला राष्ट्र है, एक अनुदार दल है, एक उदार दल, मजदूर दल है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ये अनुदार दल का नेतृत्व करते थे। उसी समय चुनाव हुए तो वहां पर मजदूर दल की सरकार बनती है, यानी लेबर पार्टी की सरकार बनती है, और क्लाइमेट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। चर्चिल की जगह 1945 में ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री बनते हैं मजदूर दल के, और उनका नाम है क्लाइमेट एटली। एटली मजदूर दल के हैं और उन्होंने अपने चुनाव अभियान में भाषणों के दौरान जनता से ये वादा किया था कि यदि हमारी इस पार्टी सत्ता में आती है तो हम भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे। किसने कहा था? क्लाइमेट एटली ने कहा। जैसे सत्ता में आए क्लाइमेट एटली ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए 1946 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। और ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये भी याद रखना है, ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 24 मार्च 1946 को ब्रिटेन सरकार ने एक आयोग भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था, यानी इसमें टोटल 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे 3 सदस्य? इन 3 सदस्यों में एक था पेंथिक लॉरेंस। और ये पेंथिक लॉरेंस इस आयोग का अध्यक्ष भी था। 3 सदस्यीय कैबिनेट आयोग है, एक सदस्य था इसका पेंथिक लॉरेंस, और ये पेंथिक लॉरेंस इस आयोग का अध्यक्ष भी है। दूसरा आता है स्टीफन क्रिप्स,
वही स्टेफर्ड क्रिप्स जो 1942 में भी भारत आया था। और तीसरा सदस्य था इसका एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, 3 सदस्य आते हैं और इसकी अध्यक्षता करता है पेंथिक लॉरेंस। ये भारत आए। अब कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है इसको? कैबिनेट मिशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो 3 सदस्य हैं, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों के तीनों ही ब्रिटेन के कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्य थे, यानी तीनों ही कैबिनेट मिनिस्टर थे। इसलिए इस आयोग का नाम ही कैबिनेट मिशन रख दिया गया। मार्च 1946 को भारत में आया। भारत के समस्त राजनीतिक दलों से इसने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद 16 मई मार्च में आया और 16 मई 1946 को इसने अपनी योजना प्रस्तुत कर दी। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना समस्त देश के सामने रख दी कि हमारी ये योजना है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रखनी है याद यहाँ, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की जो सबसे बड़ी मांग थी कि भारत का विभाजन किया जाए और पाकिस्तान निर्माण किया जाए, तो हमें याद ये रखनी है कि कैबिनेट मिशन ने भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण की जो मांग थी मुस्लिम लीग की, उस मुस्लिम लीग की मांग को उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि हम भारत का विभाजन नहीं करेंगे। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया, 3 सदस्य था। 16 मई 1946 को इसने अपनी योजना प्रस्तुत कर दी और इसने भारत विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसलिए मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन से असहमति नाराज हो गई और उसने एक नारा दिया, मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों बांटो और भागो। गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन मुस्लिम लीग ने एक नया नारा दे दिया, अंग्रेजों बांटो और भागो, यानी भारत का विभाजन करो और आप चले जाइए। सारे नेताओं से मिलने के बाद कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रारंभ की और उन्होंने कहा कि भारत का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, किस योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ? तो हमारा आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। इसने क्या कहा? कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि भारत की एक संविधान सभा होगी। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। इस योजना में क्या कह रहे हैं कि भारत की एक संविधान सभा होगी जो भारतीयों के लिए संविधान बनाएगी। और ये जो संविधान सभा होगी, इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, 389, 389 सदस्यों की एक संविधान सभा बनाई जाएगी। याद रखना, इस समय भारत विभाजन नहीं हुआ है। अंग्रेज ये कह रहे हैं, कैबिनेट मिशन ये कह रहा है कि 389 सदस्यों को मिलाकर के एक आयोग, एक सभा बनाई जाएगी जिसका नाम संविधान सभा होगी। इन 389 सदस्यों का भी वो क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि ये 389 सदस्य 3 भागों में बांटे जाएंगे, 3 जगह से चुन करके आएंगे। कहां से चुन करके आएंगे? उन्होंने कहा कि जो 292 सदस्य होंगे, 292 सदस्य आएंगे ब्रिटिश प्रांतों से चुनकर। जो उस समय ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारत क्यों? क्योंकि उस समय हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था और इसलिए उस समय भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम था ब्रिटिश भारत। तो अंग्रेज ये कह रहे हैं, कैबिनेट मिशन ये कह रहा है कि जो हम 389 सदस्य लाएंगे, यानी संविधान सभा में जो 389 सदस्य होंगे, उन 389 सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुन करके आएंगे। यानी जहां अंग्रेज सीधा शासन करते हैं गवर्नरों के माध्यम से, वहां से चुन करके आएंगे। और ये जो 292 सदस्य आएंगे, इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, यानी हम चुनाव करेंगे इनका। और चुनाव का फॉर्मूला क्या रहेगा?
प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा, ये कह दिया कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश प्रांतों के लिए। बाकी क्या कहा, 93 जो सदस्य होंगे, ये 93 सदस्य चुने जाएंगे देशी रियासतों से, जो उस समय जिन क्षेत्रों के ऊपर, जिन रियासतों रजवाड़ों के ऊपर राजा महाराजा शासन किया करते थे, उनके लिए तय कर दिया 93 सदस्य, 93 सदस्य। और ये सदस्य चुनकर के आएंगे या कैसे आएंगे, यानी चुने जाएंगे, चुनाव होंगे या मनोनीत होंगे या निर्वाचित होंगे, इनका निर्णय के लिए कह दिया कि देशी रियासतें चाहे तो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करवा लें, चाहे अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करके भेजें, यानी अपनी मर्जी के अनुसार कैसे भी अपने सदस्यों का चुनाव कर ले। लेकिन याद ये भी रखना है कि भारत की समस्त देशी रियासतों ने, भारत की जितनी भी देशी रियासतें हैं, उन सभी ने क्या किया है, अपने सदस्यों का मनोनयन किया है। किसी भी देशी रियासत ने चुनाव नहीं करवाया, सभी ने मनोनयन करवाया 93 सदस्यों का। तीसरा कहां से रहेंगे, बाकी बचे 4 सदस्य। इन 4 सदस्यों के लिए कहां से, ये 4 सदस्य के लिए कैबिनेट मिशन कह रहा है, ये आएंगे चीफ कमिश्नर प्रांत से। चीफ कमिश्नर वर्तमान समय में हम इसको कह सकते हैं केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जो भारत में है। उस समय भारत में टोटल 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे, यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश थे अंग्रेजों के उस समय भारत में। तो प्रत्येक राज्य से एक एक सदस्य आएगा। ये कैबिनेट मिशन ने कहा कि 4 जो सदस्य होंगे वो चीफ कमिश्नर प्रांतों से आएंगे। ये 4 कौन कौन से राज्य थे, ये भी याद रखना। इन 4 में एक तो था दिल्ली, एक था कुर्ग, ये कुर्ग वर्तमान कर्नाटक में है। तीसरा आएगा बलूचिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। और चौथा आएगा राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा 4 चीफ कमिश्नर, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय। 562 देशी रियासतें थी, आपको कई जगह 565 भी मिलेगी। 562 देशी रियासतें थी उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ। और उस समय 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे। 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों में, चीफ कमिश्नर का मतलब आज के केंद्र शासित प्रदेश जहां से अंग्रेज सीधे शासन किया करते थे। 4 थे, दिल्ली, कुर्ग जो कर्नाटक में है, बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और एक अजमेर मेरवाड़ा जो हमारे राजस्थान में है। 4 हो गए। याद ये भी रखना है कि इस अजमेर मेरवाड़ा से एक मात्र सदस्य चुने गए थे, उनका नाम था मुकुट बिहारी लाल। मुकुट बिहारी लाल चुने गए थे राजस्थान के अजमेर मेरवाड़ा से। तो इस प्रकार 389 सदस्य हो गए, कुल 389। उन 389 में 292 ब्रिटिश भारत से आएंगे, 93 देशी रियासतों से आएंगे, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से आएंगे। इस प्रकार मिलकर के एक संविधान सभा बनेगी जो प्रत्यक्षतः निर्वाचित और प्रत्यक्षतः मनोनीत। याद रखना है, हमारी संविधान सभा निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है। अब संविधान सभा का चुनाव कैसे हुए, कहां से क्या आया, ये बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन जितने भी आप जो देख रहे हैं, जो वीडियो आ रहा है उसमें जो सब्सक्राइब का बटन है, लाल बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम नए वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो तुरंत प्रभाव से ग्रुप में आने से पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। तो सब इसको सब्सक्राइब कर दें। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी संविधान सभा की जो कैबिनेट मिशन है, इसके आगे से हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।